दोस्तों नमस्कार। जब भी हम बात करते हैं फिल्म की, किसी डॉक्यूमेंट्री की, तो कहीं ना कहीं हमारी जो जहन में बात आती है वो बॉलीवुड की दुनिया में आपका ध्यान पहुंचता है या मुंबई याद आ जाता है। लेकिन यथार्थ के आसपास यानी हमारे आपके आसपास भी ऐसे किरदार हैं जिन्होंने इतिहास की घटनाओं को अपने फिल्म के जरिए, डॉक्यूमेंट्री के जरिए उकेरने की कोशिश की है, आपके और हमारे दिल और दिमाग को पहुंचाने की कोशिश की है कि आखिर किस तरीके से घटनाओं को संजो करके उन्हें आपके बीच पहुंचाया जा सकता है, उनसे क्या कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही लगातार प्रयास कर रहे शैलेंद्र नरवार जी से मैं आपको परिचय कराऊंगा आज। शैलेंद्र जी को मैं चाहता हूं कि वो हमारे बीच आएँ और मंच पर मेरे साथ अपने उस अनुभव को साझा करें। अब तक मैं आपको बता दूं, शैलेंद्र जी लगभग 80 लघु फिल्मों का निर्माता बन चुके हैं। कई फिल्में आपकी अवार्डी बन चुकी हैं। शैलेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राज, थैंक यू। शैलेंद्र जी बहुत कुछ सीखना है आपसे, जानना है आज, क्योंकि एक लंबा आपका अनुभव हो गया है। और मैं किस नाम से पर्टिकुलर आपको पुकारूं, क्योंकि कई बार लोग आपको डॉक्यूमेंट्री निर्माता कहने लगे हैं, इतिहासकार भी कहते हैं, क्योंकि आपने इतिहास के पन्नों को उकेर करके इस शहर को बहुत कुछ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। आपने कई सारे नाम मुझे दे दिए। निश्चित रूप से जब हम ये बात करते हैं फिल्मों की, तो कहीं ना कहीं मुंबई का ही जिक्र होता है, जैसा आपने अभी प्रारंभ में कहा। लेकिन आज के समय में अपने आसपास से भी हम अपनी टेक्नोलॉजी से जो उसका उपयोग करते हुए भी बात कह सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसमें बात आगे बढ़ाई जा सके। आपने तकनीकी की बात की, ये बात ठीक है, लेकिन मैं कई बार आपको देखता हूँ तो जो विषय वस्तु है वो एकदम अलग होती है, कुछ नया सा परिचय कराती है अपने आप में। और जब उसको आप उकेर करके संजो करके पूरा लेके आते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पीछे कोई बैकबोन होगा। लेकिन जब पटल पर हम देखते हैं तो आपकी वो मेहनत अपने स्तर से ही नज़र आती है। उसमें किस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कहीं ना कहीं मेरी अभिरुचि के तौर पर इससे स्टार्ट हुआ ये पूरा जो कार्य है। और इसका जो पक्ष है वो ये है कि लोगों तक एक सकारात्मक, उद्देश्यपरक और कुछ ऐसे विषयों को पहुंचाया जाए जिससे कि सिनेमा और जो टेक्नोलॉजी है उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा उपयोग हो सके। और धीरे धीरे इस प्रयोग को किया और उसमें ऐतिहासिक घटनाओं को, ऐतिहासिक किरदारों को या ऐतिहासिक जो स्मारक हैं उनके ऊपर बात करते हुए एक यात्रा शुरू हुई। और वो यात्रा होते होते विभिन्न डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में जो है वो 80 से अधिक डॉक्यूमेंट्री मैं समझता हूँ विभिन्न विषयों पर बनी। जब आप इस तरह के प्रयासों के लिए समय निकालते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है कि 80 डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप बना चुके हैं। और अब तक शैलेंद्र जी हम जानना चाहेंगे, तमाम हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अब तक आपकी कितनी फिल्में अवार्डी फिल्में बन गई हैं और किस तरह के मंचों पर आप सम्मानित हो चुके हैं? सबसे बड़ा सम्मान मैं हमेशा कहता हूं कि वो जो है वो लोगों का जो स्नेह है, लोगों का जो विश्वास है, उससे बड़ा जो सम्मान मुझे तो नहीं लगता कि कोई हो सकता है। जब लोग किसी फिल्म को देख करके और ये कहते हैं कि इसका विषय हमें बहुत अच्छा लगा और इससे हमें कुछ सीखने को मिला, ये जानकारी हमारे लिए नई थी, तो निश्चित रूप से मुझे उस वक्त लगता है कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हुई। अब उसको अलग अलग नाम जो दे दिए जाते हैं मंच पे कि इसको इस रूप में सम्मानित किया गया, इस रूप में सम्मानित किया गया, ईश्वर की कृपा से जो है उस तरह के जो नाम है वो कई ईश्वर ने ऐसा अवसर दिया मुझे जो है सम्मानित होने के लिए। तो अगर हम बात करें ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो विगत 3 वर्ष से लगातार मेरी अलग अलग विषयों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के रूप में अवार्डेड रही। अगर हम बात करें यूपी टूरिज्म ने एक फिल्म में आगरा हूँ को स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया। ताज महोत्सव में मैं आगरा हूँ को प्रसारित किया गया, सम्मानित किया गया। या इस तरह से कई ऐसी विषय और फिल्में हैं जो लगातार जो है विभिन्न मंचों पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर और विभिन्न उन पर जो है वो फिल्मों को जो है सम्मानित किया गया। ये मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की जो है मैं समझता हूँ कि ये ईश्वर की आशीर्वाद है कि उनको सबका प्यार मिला है।
क्योंकि आपने इतना जिक्र किया, अपनी फिल्मों का नाम लिया, लेकिन एक फिल्म का नाम हमारे अभी जहन में आया है कि आप एक फिल्म पे अभी लगातार काम कर रहे थे और एक पूरी टीम के साथ उसको आपने तैयार किया है। तो ये किस तरह की फिल्म है? और जो नाम मुझे पता चला, लगान बंदी, तो लगान बंदी और लगान पे मैं पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आखिर ये है क्या, इसको बताइए थोड़ा। अभी तक जो थी वो फिल्म के सिलसिले में मेरी जो यात्रा है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को लेकर, लेकिन हमेशा मेरे जहन में एक बात रहती थी कि मैं भी किसी दिन जो है एक फिल्म बनाऊं और फिल्म में बाकायदा किरदार हो, किरदार उसमें अभिनय करें और वो सारे कार्य जो किसी फिल्म के संदर्भ में होते हैं उनको करते हुए एक फिल्म बनाई जाए। अब चूंकि मेरे जितने भी विषय रहे हैं वो सारे एजुकेशनल रहे हैं, सारे शैक्षिक रहे हैं, मैंने कोशिश की है कि विशेष रूप से आगरा का जो इतिहास है उस पर आपको शायद याद होगा, झरोखे आगरा के जो है उसके माध्यम से मैंने आगरा के अनछुए पहलुओं को काफ़ी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो उसी चीज़ को लेकर के मेरी कोशिश थी कि अब जो है कहीं ना कहीं आगरा के किसी और सेगमेंट पे भी बात की जानी चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन में आगरा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगरा के बहुत सारे ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वो एक ऐसा विषय है कि जिस पर के बात की जा सकती थी और एक ऐसे किरदार के बारे में जो हमारे क्षेत्र का हो, जिसका एक बहुत बड़ा योगदान हो और कहीं ना कहीं लोगों को उस योगदान को जानना चाहिए। ये जो फिल्म जिसका आपने जिक्र किया, लगान बंदी, ये इन्हीं बातों को जहन में रख करके एक ऐसी शख्सियत पर इस फिल्म को बनाया गया जो फ्रीडम फाइटर हैं। बेसिकली ये जो लगान बंदी फिल्म है वो आगरा के अग्रिम पंक्ति के जो फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, महाशय डरोली सिंह जी, ये कहीं ना कहीं उनकी और उस क्षेत्र के जुड़े हुए किसानों के जज्बे की कहानी, जिसको कि एक फिल्म के माध्यम से नाट्य रूपांतरण देते हुए इसको जो है तैयार किया गया है। आपने फिल्म की बात की, मैं सबसे पहले इस फिल्म के विषय के ही बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है उसे ये बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फिल्में लगभग एक टीच करती हैं, व्यक्ति को पढ़ाती हैं, सिखाती हैं, बताती हैं, ये विषय से अवगत कराती हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप दर्शकों को ये बताएं कि आखिर लगान बंदी जो शब्द है, लगान जो लगता था वो क्या था, ये जो लगान बंदी का जो आंदोलन खड़ा हुआ, तो लगान बंदी का ये आंदोलन क्यों खड़ा करना पड़ा, इसके पीछे की जो विषय वस्तु थी वो क्या थी? लगान जो है बेसिकली किसानों से जो है टैक्स की फॉर्म में जो उनके फसल है उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है, जो शासक उनसे किसानों से लेता था, उसको नाम दिया गया लगान। मध्यकाल में जब हमारे विदेशी आक्रांताओं ने हमारे ऊपर हमले किए, उन्होंने जो किसानों से उनकी फसल का एक बहुत बड़ा भाग शोषणात्मक रूप से, दमनकारी रूप से उनसे लेना शुरू किया, वो लगान उसका नाम है। और आगे चल करके मध्यकाल के बाद जो आधुनिक समय में तो अंग्रेजों ने जो किसानों से उनकी जो खून पसीने की मेहनत से जो फसल वो तैयार करता था, पूरा परिवार मिलकर के उस फसल को तैयार करता था। जब फसल तैयार हो जाती थी तो अंग्रेज जो हैं उस फसल का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो टैक्स के रूप में उनसे वसूल करते थे। उसकी अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं थी किस तरह से, लेकिन ओवरऑल जो है वो पहुंचता अंग्रेजों के पास था, तो वो लगान था। अब लगान बंदी, अब जैसा इसके नाम से हम समझ सकते हैं कि लगान न देना वो है लगान बंदी। तो हमारी जो फिल्म है वो किसानों के उस जज्बे, संघर्ष की कहानी है, जिसमें वो विदेशी आक्रांता अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन के समय खड़े होकर के, और वो ये कहते हैं कि अब जो है वो हम आपके अत्याचारों को सहन नहीं करेंगे, और जो आप मनमाना लगान हमारे ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं, जो मनमाना लगान आप पे वसूल कर रहे हैं हमसे, हम उस लगान को, आपके मनमाने लगान को देने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं जो सन 1928 में बारडोली गुजरात में जो सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था किसानों का, जो बारडोली सत्याग्रह के नाम से उसको याद किया जाता है, तो उसी पैटर्न पर सन 1930 में आगरा में भी, उत्तर प्रदेश में वो
किसानों द्वारा लगानबंदी आंदोलन को चलाया गया। और इसमें विशेष रूप से 2 गांव, भिलावटी और बरौदा, ये 2 गांवों ने मुख्य रूप से इस आंदोलन को प्रारंभ किया। उसके बाद कई और गांवों में इस लगानबंदी आंदोलन को चलाया गया। और भिलावटी में इस आंदोलन को कहीं ना कहीं जो है वो किसानों के साथ मिल करके महाशय डरोली सिंह जी का एक अहम इसमें रोल रहा इस आंदोलन को। तो ये जो कहानी है हमारी, वो महाशय डरोली सिंह जी के जीवन और उसमें भी विशेष रूप से उस लगानबंदी आंदोलन को कि किन परिस्थितियों में वो लगानबंदी आंदोलन को प्रारंभ किया गया, उसको जब प्रारंभ किया गया तो किस तरह से किसानों के सामने चुनौतियां आई। जब आपको महाशय जी के बारे में ये मन बना लिया कि फिल्म हमें करनी है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी रही होंगी कि इसको रूपांतरण कैसे करना है, या इसमें जो किरदार निभाए जाएंगे उसमें आपको कभी ये जहन में भी आया होगा कि मैं इसे भिलावटी में ही शूट करूं, या कैसे शुरू करते चले गए? पहले अपने मित्र मंडली में गए या किससे शेयर किया ये विचार, कैसे चले आप इसमें? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, पहले तो सबसे पहले पापा जी के साथ इस बात को जिक्र किया गया, तो उन्होंने बड़ा सकारात्मक रुख के और बड़ा पॉजिटिव उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा विषय है और लोगों को इसके बारे में पता लगना चाहिए। उन्होंने इस स्क्रिप्ट को तैयार किया, मुख्य रूप से पापा जी ने उनके साथ बैठ करके मैंने उसको लिखवाया। और स्क्रिप्ट को तैयार करते करते ही एक आत्मविश्वास जगने लग गया कि ये हमारे क्षेत्र की कहानी है, हमारे किसानों की कहानी है और एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी जो एक अपने एक इतिहास में नाम है उनकी कहानी है। तो वो आत्मबल मिलता गया उसके बारे में आगे, और वो आत्मबल ने सारे रास्ते खोल दिए। जब अब उस विषय पर आता हूँ कि ये कैसे हुए। सबसे पहले इस विषय के संदर्भ में राज जी से ही मेरा जिक्र हुआ। ध्यान होगा राज जी को कि वहाँ हम बैठे थे और वहाँ बैठ करके उस वक्त कुछ भी नहीं, इसका खाका भी नहीं था, और राज जी ने उसमें कहा कि बोले नहीं भाई साहब ये हो जाएगा, क्यों नहीं, ये तो एक अच्छा सा विषय है, क्यों नहीं होगा, हम कर लेंगे इसे। और राज जी के साथ एक नहीं बल्कि कई विषयों पर भी रहे हैं। तो जब 2 भाई तैयार हो जाते हैं तो कोई रास्ता भी सुगम हो जाता है। तो हमने कहा हो जाएगा, बोले हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होता है। फिर भी अभी कास्ट का हमें कोई भी अनुमान नहीं था कि आखिर हम कैसे इसको करने वाले हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। फिर मैं विक्रम शुक्ला जी हमारे बड़े भाई हैं, मित्र भी हैं, तो मैं उनके साथ फिर मैंने उनकी म्यूजिकल एकेडमी पे उनके पास बैठा और उनसे मैंने इस बारे में जिक्र किया। तो उन्होंने भी बड़ा सकारात्मक सा कहा, बोले नहीं शैलेंद्र जी हो सकता है, आ जाइए और कर लेते हैं इसको, कैसे करना है क्या करना है। नेक्स्ट डे ही उनका एक म्यूजिकल प्रोग्राम होना था उनकी एकेडमी पे, तो उन्होंने कहा कल आप भी आ जाइए, आपको शायद आपके किरदार मिल जाए। ठीक है, हमने कहा। नेक्स्ट डे हम पहुंचे, पूरा म्यूजिक का प्रोग्राम हुआ, उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया, बात रखी, और वो बात वहाँ बातों में कुछ किरदार अच्छी तरह से जुड़ गए, उनको लगा ये विषय अच्छा है। और सैटरडे को हमने उनको डन किया और हमने कहा कल हम लोग जो है इस पर शूट करने कौन कौन आ जाएंगे। तो एक रफ आइडियाज हो गया, अभी भी कास्ट डिसाइडेड नहीं थी कैसे होगा क्या होगा, लेकिन कुछ जहन में आ गया था कि कौन कौन किस तरह से इसमें रह सकते हैं। नेक्स्ट डे हम पहुंचे, राज जी हमारे साथ थे, और कुछ और हमने 2-3 दिन पहले ही कई अपने किरदारों को जो है उनको फोन करके जैसे जैसे लगा कि ये इसमें कहीं उपयुक्त हो सकते हैं, उनको हमने संपर्क किया। मैंने अंकुर जी हैं, मैंने अंकुर जी को फ़ोन किया, अंकुर जी को कहा मैंने कि अंकुर जी ऐसे ऐसे एक अच्छी सी फिल्म है और आप साथ देंगे? उन्होंने कहा बोले क्यों नहीं भैया, बिल्कुल साथ हैं हम आपके। जिसको भी मैंने कहा वो उसमें बिल्कुल मेरे साथ आ गया। नेक्स्ट डे संडे को आप मेरे साथ थे उसमें, वहाँ पहुँचते हैं, कहानी को उन्हें बताते हैं। अभी भी डिसाइडेड नहीं था कि हमारा मेन किरदार कौन सा, हम इसे बनाने किसी और फॉर्म में था। जब फिल्म के संदर्भ में बात हो रही थी इतने सारे लोगों से, लेकिन जो मेन रोल था महाशय जी का, तो वो कौन निभाएगा इस पर अभी कोई मंथन हुआ नहीं। मैं चाहूंगा कि महाशय जी का जो मेन किरदार जिन्होंने निभाया है, क्यों ना आप उनको बुला लीजिए, उनके साथ ही और बच्चा रहेगा। मैं चाहूंगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में बातचीत में वो शख्सियत जिन्होंने इस फिल्म के मुख्य हीरो का मुख्य किरदार निभाया है वो हमारे बीच आ जाएं और